जो आज का जो टॉपिक है वो है अभी कितने हो गए 9 आई थिंक 9:28 हो गया, थोड़ा देर हो गया। एजुकेशन ऑफ एसएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, प्लानिंग एजुकेशन, सीआरएस सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ये जो टॉपिक है ये मैं ऐसे वर्बली बताऊंगा क्योंकि मोर और लेस इसका सिर्फ आइडिया लेना है। जो पहला पार्ट है कि एसएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्क्स होते हैं उसके एजुकेशन कैसे होते हैं और सीआरएस सैंक्शन किस स्टेज में आता है और डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या जरूरत होते हैं और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। और ये जो लास्ट है ये खुद में एक टॉपिक है जो रेलवे रूल्स ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। जो ये है ये जो है ये पर्टेनिंग टू सीआरएस सैंक्शन ही है। कंप्लीट सीआरएस सैंक्शंस यानी कि किसी भी सेक्शन को अगर पब्लिक कैरेज के लिए ओपन करना है तो एक कंप्लीट रूल्स है जो है रेलवे रूल्स ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। तो अभी इसी पर फोकस करेंगे और उसके बाद जो पहला टॉपिक है जिसमें कि प्लानिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, सीआरएस सैंक्शन कैसे लेते हैं, वो इसी में कवर होगा। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तो जो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो क्या क्या करेंगे। हमारे ये सीआरएस है। सीआरएस से क्या मतलब है? सीआरएस इज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि जो रेलवे के किसी भी सेक्शन में, रेलवे में, इंडियन रेलवे में किसी भी सेक्शन को ओपन करना होता है फॉर पब्लिक कैरेज तो मुझे सीआरएस से एक सैंक्शन लेना होता है। उनका डेजिग्नेशन जो है सीआरएस है। सीआरएस जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं। अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे जो ये है http://www.crs.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का। और जो सीआरएस है जो रेलवे के लिए होते हैं सीआरएस होते हैं, यही अगर मेट्रो के लिए होते हैं सीएमआरएस, चीफ मेट्रो रेल सेफ्टी। अगर यही सीआरएस अगर मेट्रो के लिए इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ एक अलग चीज़ हो जाता है, वहाँ पे ये इज नोन एज सीएमआरएस। पर जबकि रहते वही है, यानी कि किसी भी सेक्शन जुरिडिक्शन के हिसाब से वेस्टर्न सर्कल के अगर जो भी सीआरएस है वो मेट्रो में भी मेट्रो का भी इंस्पेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई की अगर कोई सीआरएस है तो वो मुंबई मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, इनका जुरिडिक्शन फिक्स है कि किस किस मेट्रो का वो इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसके लिए वो सीएमआरएस के रूप में काम करते हैं। सीसीआरएस जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। डिप्टी सीआरएस इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अब और एक ये डिफरेंट एब्रिविएशन से, डिफरेंट डेजिग्नेशन से जो यूज करेंगे। ईआईजी होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट हम कब जरूरत पड़ता है ईआईजी का? जब किसी भी सेक्शन को आरई के लिए, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ओपन करना होता है तो हमें आप देखेंगे कि रेलवे में फॉर एसएनटी जब हम किसी भी स्टेशन को कमीशन करने वाले होते हैं तो हमारा एक टीआई जब कमीशन करते हैं तो हमें टीएसए लेना पड़ता है। टीएसए टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। ये जो टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल है, वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंट टू दैट वन ईआईजी सर्टिफिकेशन। और जो टीएसए हमें कौन देता है? टीएसए का डिफरेंट अथॉरिटी है जो टीएसए देते हैं। कुछ पीसीएसटी भी देते हैं, कुछ ये आरडीएसओ भी देते हैं, करेक्ट। तो लेकिन ईआईजी कौन देते हैं? द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ द जोनल रेलवे फंक्शन एज द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो पीसीडब्ल्यू होते हैं, यानी कि जो पीएचओडी होते हैं, वो ईआईजी का सर्टिफिकेट देते हैं। जस्ट लाइक आवर टीएसए हमारे में पीसीएसटी देते हैं, वो क्राइटेरिया बाद में बता दूंगा। यानी कि आरडीएसओ भी से भी ले सकते हैं हमारा, और हम पीसीएसटी से भी ले सकते हैं। लेकिन ईआईजी का जो सैंक्शन है दैट विल बी गिवन बाय द पीसीडब्ल्यू। अब ये जो सीआरएस है ये क्यों जरूरत पड़ी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी? आपने देखा होगा कि रेलवे में भी जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट होता है वो कुछ अदर देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे किसी सेक्शन के सेफ्टी को इंश्योरेंस के बारे में देखना है तो दिस इज नोन एज द थर्ड पार्टी, यू कैन से। इवन सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन करते हैं तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाते हैं। अपने ही अकाउंटिंग का ऑडिट करवाते हैं तो ये अलग से ऑडिट करवाना होता है। ऐसा नहीं कि जो अकाउंट मेंटेन करता है वही खुद देख लेगा कि मेरा अकाउंट सही है। दैट विल बी चेक्ड बाय द थर्ड पर्सन। तो उसी तरीके से जो सीआरएस है
अभी आप देखेंगे पहले जो सेफ्टी डिपार्टमेंट था वो 1941 के समय में से पहले रेलवे के अंडर में ही था, बाद अंडर द रेलवे बोर्ड, और इनका नाम था चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे। बाद में इनको डेजिग्नेट कर दिया गया चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड, और वो रेलवे बोर्ड से हटके वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में कंट्रोल कर दिया गया। अभी ये ब्रीफ ओवरव्यू है क्योंकि पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पास जोन्स डिवाइडेड हैं रेलवे के, उसी तरीके से टू कैटर द डिफरेंट जोन्स, क्योंकि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में है, तो उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा। तो उस तरीके से उनके जितने भी हैं वो आप देखिए कितने सर्कल में उनके डिवाइडेड है। जिस तरह से हमारा जोन्स में डिवाइडेड है हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से उनका जो कंप्लीट सेक्शन है वर्किंग का, ये देखिए सेंट्रल सर्कल, ईस्टर्न सर्कल, नॉर्दर्न सर्कल, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्कल, सदर्न सर्कल, साउथ सेंट्रल सर्कल, साउथ ईस्टर्न सर्कल और वेस्टर्न सर्कल। वेस्टर्न सर्कल में आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न सर्कल के जो सीआरएस है, जो हमारे सीआरएस जो भी हम एप्लीकेशन मूव करेंगे तो किसको एड्रेस करेंगे, अगर मुझे किसी सेक्शन का सैंक्शन चाहिए तो वी विल हैव टू अप्रोच वेस्टर्न रेलवे और एनडब्ल्यूआर वाले, यानी कि 2 जोन वाले वेस्टर्न सर्कल के सीआरएस को जो मुंबई में है उनको रेफर करते हैं। उसी तरीके से अगर सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूसीआर का और रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट है जिसका पब्लिक कैरियर्स के लिए ओपन करना है तो सेंट्रल सर्कल के सीआरएस से अप्रोच करना पड़ेगा। एक याद रखने के लिए हमने एक ये किया था कि जो जोन्स ऑफ डिफरेंट रेलवे हैं वो तो इस तरीके से है, लेकिन हमें एक बार शायद किसी का नोट्स मैंने देखा था, उन्होंने भी इस तरह से बाइफरकेट करके रखा था कि हमारे जो जोन्स है वो याद करने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। उसके बाद आप बीच वाले में आ जाइए जो ईस्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में NER, फिर साउथ ईस्टर्न, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में SWR, फिर NWR, ये हो गए। उसके बाद इन सभी का सेंट्रल से जो लिंक है वो तो NCR, ECR, SCR, WCR, 4 ये हो गए। फिर एक एक्स्ट्रा है जो कि SECR है जिसका बिलासपुर है, और 2 ये ECOR और NFR, और एक लास्ट में ये है, वी ऑल नो दैट कलकत्ता मेट्रो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ द जोन्स ऑफ आवर इंडियन रेलवेज। तो ये था डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। मैं इसको क्यों किया, क्योंकि अब नेक्स्ट में देखिए कि इन सारे जोन्स को कैटर करने के लिए जो हमारा सर्कल है उसी सर्कल को आप देखिए कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के हैं उसके कितने सर्कल है, 9 सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो 17 जोन्स हमारे हैं, अब प्लस जो मेट्रो के हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसको कैटर करने के लिए टोटल 9 सर्कल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप देखेंगे कि भाई वेस्टर्न सर्कल, मैं इधर वेस्टर्न सर्कल कर दिया, इधर नॉर्दर्न सर्कल, यानी कि टोटल 9 सर्कल्स जो है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश किया है इस तरह से ग्राफिकली। तो आप देखिए कि वेस्टर्न सर्कल में मुझे जो वेस्टर्न सर्कल के सीआरएस है, ये जो चार्ट में बनाया वो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के लिए। तो वेस्टर्न सर्कल को कैटर करने के लिए वेस्टर्न रेलवे और NWR के जोन्स को कैटर करने के लिए वेस्टर्न सर्कल बनाया गया। उसी तरीके से नॉर्दर्न सर्कल नॉर्दर्न रेलवे के लिए और DMRC के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। फिर आप देखेंगे कि वेस्टर्न हो गया, नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न सर्कल ईस्टर्न रेलवे और ECR के लिए। उसी तरीके से सदर्न सर्कल सदर्न रेलवे और SWR के लिए, और यानी कि ये जो 4 है वो हो गया आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल है, यानी कि NER और NCR को ये कैटर करेगा। फिर SCR जो है यानी कि बीच वाला सेंट्रल, तो ये जो है साउथ सेंट्रल सर्कल जो है ही विल कैटर द SCR ओनली।
लेकिन सेंट्रल सर्कल जो है वो 3 जोन को करता है, यानी कि कोंकण के काम को जोन नहीं, सेंट्रल सर्कल सेंट्रल रेलवे, WCR और कोंकण को सेंट्रल, और साउथ ईस्टर्न सर्कल जो है SER, SECR इश्यू। तो ये जो मतलब इससे ये चार्ट से पता चलेगा कि कोई भी अगर नॉर्दर्न रेलवे का कोई वर्क्स ओपन करना है, सेक्शन ओपन करना है पब्लिक कैरिज के लिए, तो मुझे नॉर्दर्न रेलवे को अप्रोच करना, नॉर्दर्न सर्कल को अप्रोच करना। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मुझे पब्लिक कैरिज दैट मीन्स कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सैंक्शन मुझे तभी चाहिए, या यानी कि उनका अप्रूवल तब चाहिए जब मैं किसी भी सेक्शन ऑफ द रेलवे को पब्लिक कैरिज के लिए ओपन करना है। इफ इट इज बीइंग ओपन फॉर द गुड्स ट्रैफिक तो कोई भी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, एज पर दिस रेलवे रूल्स ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर्स। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, या हम छोटा सा काम करें, कोई कमीशनिंग करें या फिर कोई अल्ट्रेशन करें, वट एवर वी आर डूइंग, वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक से रिलेटेड है। इफ़ वी आर कमीशनिंग एनी ऑफ द वर्क जो मुझे पब्लिक के लिए ओपन करना है, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन रन करना है, तो हमें ये इन जो कुछ रूल्स हैं जो द इंडियन रेलवे एक्ट, जनरल GNSR और रूल्स फॉर यानी कि रेलवे रूल्स ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर्स को हमें ध्यान देना। और जो IRSOD है, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, ये जो डिफरेंट रूल बुक्स हैं वो हमें उनका कंप्लीटली कंप्लाई करना चाहिए। इफ सम डेविएशंस आर देयर तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका मुझे अप्रूवल जरूर चाहिए बिफोर ओपनिंग दैट वर्क, मतलब बिफोर कमीशनिंग दैट वर्क। अच्छा, ये इस टॉपिक बताया, तो जो इंडियन रेलवे एक्ट है, यानी कि एक्ट है, एक्ट के ऊपर जो रूल्स बनते हैं तो एक्ट को ध्यान में रख के ही रूल्स बन सकते हैं। तो जो ये रेलवे रूल्स कह दीजिए, जो 3rd नंबर है, द रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे और सेक्शन ऑफ रेलवे फॉर पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर्स, ये रूल्स है। और ये किससे डिराइव हुआ होगा? ये अल्टीमेटली रेलवे एक्ट से ही डिराइव हुआ होगा। GNSR भी है, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंडियन रेलवे एक्ट। तो जो रूल्स फॉर्म किए गए हैं वो एक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये जो भी चीज़ इसमें रेफर्ड है वो मैंने उसमें रेफरेंस दिया हूँ कि कहाँ से है, वेयर इट इज़ मेंशन। ये IRSCM में आपको पढ़ना चाहिए, जो IRSCM का वर्जन 3.0 है, जो अभी एज प्रेजेंट वैलिड है, उसको ही रेफर करना चाहिए। अब उस टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा है कि भाई टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, जो पब्लिक कैरिज ऑफ पैसेंजर्स हैं। लेकिन उसका जो ब्रीफ में है कि हमें किन किन वर्क के लिए SNT वर्क्स फॉर विच CRS सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। IRSCM का जो हमारा SEM है, सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल है, उसके पैरा 9.2.1 में अभी डिस्क्राइब किया गया। पहले कुछ और था, बीच में भी कुछ रेलवे बोर्ड का अलग से लेटर भी आया, बट अल्टीमेटली जो SEM में है दैट विल बी ओनली वैलिड। अभी देखिए, पहले उसमें देखते हैं कि जिसमें कि हमें CRS सैंक्शन की जरूरत है, तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या क्या काम करना होता है? मान लीजिए कोई कभी हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं, करेक्ट, कभी कोई हमें स्टेशन ओपन करना है, टेम्परेरी और परमानेंट, या फिर हमें, मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे जाएंगे, या कोई हमें LC गेट को इंटरलॉक करना है, या किसी LC गेट को क्लोज करना है। 2-3 काम हो सकता है, या फिर कहीं पे एक लूप लाइन डालना है, या कहीं पे एक कंप्लीट नया स्टेशन ही बनाना है, लेकिन एक तो नया न्यू स्टेशन वी हैव टू कमीशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई मैकेनिकल सिग्नलिंग चल रहा था, उसको मुझे मैकेनिकल सिग्नलिंग चल रहा था, उसको हमें जो अभी का जो सिग्नलिंग है मैकेनिकल से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम ध्यान देंगे क्या दिया। पहला है एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। अगर मुझे किसी ब्लॉक सिग्नलिंग में चेंज करना है, सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में मुझे कोई चेंज करना है, अल्टरेशन करना है, तो मुझे CRS के पास जाना पड़ेगा। फिर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि भाई कब CRS के पास नहीं जाना है। कुछ है एक्सेप्शन कि सिंपली इफ वी आर गोइंग टू, यानी कि अगर कुछ
कोई भी वर्किंग प्रोसीजर में चेंज नहीं है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो हम पीसीएसटी से भी अप्रूवल ले सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में। बट एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशंस, सपोज कि हमने किसी स्टेशन पे एडिशनल लूप लाइन डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ एडिशंस। अगर मैं किसी लूप लाइन को हटा रहा हूँ तो डेफिनेटली दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द अल्टरेशन। और किसी स्टेशन पे सपोज ये 3 लाइन का स्टेशन है और मैं इस पे एक्सटेंशन अगर किसी और सेक्शन की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेशन है वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम करके, तो भी मुझे उसके लिए सीआरएस सैंक्शन की जरूरत होगी। चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, अगर मुझे कोई स्कीम में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैकेनिकल स्कीम चल रहा था इंटरलॉकिंग, अब मैंने उसको इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग स्कीम में चेंज कर दिया, देन ऑल्सो आई विल हैव टू अप्रोच सीआरएस। चेंज इन ब्लॉक मतलब अगर मैंने कोई सेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, अगर कोई ब्लॉक सेक्शन था बिटवीन ए टू बी, अब उसको मैं ए टू सी कर दिया बाय डिलीटिंग द स्टेशन बी, तो उसके लिए भी हमें अप्रोच करना पड़ेगा सीआरएस को ही कि भाई बीच का हमने ब्लॉक स्टेशन बंद कर दिया और मैं अब यहाँ ए और सी के बीच में न्यू ब्लॉक स्टेशन, कोई भी स्टेशन मुझे ओपन करना है टेम्परेरी या परमानेंट, आई विल हैव टू अप्रोच सीआरएस। इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट इंटरलॉक करना है, कैच साइडिंग या स्लिप साइडिंग, तो हमें सीआरएस को अप्रोच करना है। और क्लोज करना है अगर किसी लेवल क्रॉसिंग गेट को, तो भी मुझे सीआरएस के पास जाना। नेक्स्ट है आपका कि वैसे एसएनटी वर्क्स फॉर विच सीआरएस सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो भाई सीआरएस सैंक्शन नहीं है तो किसका सैंक्शन चाहिए, रिक्वायर्स द सीएसटी पर्सनल अप्रूवल, यानी कि पीसीएसटी का पर्सनल अप्रूवल चाहिए, एंड दिस पावर कैन नॉट बी फर्दर रीडेलीगेटेड टू द लोअर लेवल। ये कितने हैं, 5 है, तो और इधर 4। इसको अभी पहले उतना क्लैरिफाइड नहीं था क्योंकि एक ही टॉपिक में सारा चीज इंक्लूडेड था, तो दैट वाज हैविंग सो मेनी कंफ्यूजन कि कौन सा पीसीएसटी जाएगा, कौन सा सीआरएस के पास जाएगा। तो अभी इन्होंने क्या, प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी मैन लेवल क्रॉसिंग गेट, अगर मुझे टेलीफोन लगाना है तो पीसीएसटी अप्रूवल से चलेगा। अगर मुझे मैकेनिकल प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी एलसी गेट्स एट ऑलरेडी इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट, अब देखिए यहाँ पे कोई सिग्नलिंग स्कीम में चेंज नहीं हो रहा है, वो एलसी गेट पहले से इंटरलॉक्ड कोई है और मुझे उसमें कोई भी बैरियर लगाना है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, और इमरजेंसी इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, स्लाइडिंग बूम का, या फिर स्लाइडिंग बूम से जैसा कोई और भी चीज़ हो तो भी मुझे पीसीएसटी से काम चल जाएगा। यानी कि किसी भी जगह पे मुझे अगर उसका लिफ्टिंग बैरियर का रिप्लेसमेंट कर रहा है या लगा रहा है तो दैट विल कम अंडर द पीसीएसटी अप्रूवल। अगर किसी इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एलसी गेट, जो एलसी गेट ऑलरेडी इंटरलॉक था पहले से ही, लेकिन मैंने कुछ स्टार्टर शिफ्ट किए या फिर कुछ एडवांस शिफ्ट किए, तो दैट मीन्स इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एलसी गेट विद इन एन ऑलरेडी इंटरलॉक्ड स्टेशन यार्ड बाय एग्जिस्टिंग सिग्नल्स इन द सेम और शिफ्टेड लोकेशन, इसको बोलेंगे। इसके लिए भी हमें पीसीएसटी अप्रूवल लेना। अगर कोई यार्ड है, इसमें हो नहीं रहा, करता हूँ, तो भी मुझे पीसीएसटी के अप्रूवल से चल जाएगा। प्रोविजन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर्स इंक्लूडिंग द ड्यूअल डिटेक्शन, अगर मुझे किसी यार्ड में ट्रैक सर्किटिंग करना है या एमएस डैक लगाना है, एएफटीसी लगाना है या किसी भी प्रकार का ट्रैक सर्किट डिवाइस लगाना है, यानी कि ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम लगाना है, तो उसके लिए मुझे पीसीएसटी अप्रूवल से चल जाएगा, सीआरएस के पास जाने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था। रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नल इंटरलॉकिंग स्कीम आइदर इन स्टेशन और एट द मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट्स। दैट मीन्स अगर मुझे सिंपली ड्यू टू द कोडर लाइफ कंप्लीट होने के बाद मुझे कुछ रिप्लेसमेंट करना है तो मुझे पीसीएसटी अप्रूवल से हो जाएगा। इसमें दोनों चीज दिया है कि मान लीजिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट, अगर मैंने कोई यार्ड लेआउट चेंज नहीं किया है
और मुझे सिग्नलिंग एसेट्स को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो मुझे पीसीएसटी से चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिकल सिग्नल चल रहा है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाना है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ही लगाना है। देयर इज नो चेंज इन द SIP TOC, कुछ भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट पीसीएसटी अप्रूवल लेके कमीशन कर सकते हैं। सर इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट के लिए तो अभी पीसीएसटी सैंक्शन ही लेते हैं। नहीं, लेकिन मैंने इसमें अभी देखिए वही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। यहाँ है इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इंटरलॉक एलसी गेट्स, तो ही करना है। आप कोई टॉपिक देखिए, आप अगर उसमें जाएंगे, देखिए यहाँ फॉर विच CRS सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, यहाँ क्या दिया है, इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट्स, अभी भी CRS के पास ही है। नहीं सर, पीसीएसटी सर से ले रहे हैं सर, पीसीएसटी सैंक्शन ले रहे हैं इनका। वो पहले से एलसी गेट इंटरलॉक नहीं था सर, हाँ, नया इंटरलॉकिंग किया सर, उसके लिए पीसीएसटी सैंक्शन। नया आपने OSL या WSL? अगर WSL आप करेंगे तो कैसे जा सकते हैं बताइए? OSL सर, OSL। हाँ, OSL में एक क्लॉज से जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक ई है, ये टॉपिक ई है, देखिए रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग आइदर इन स्टेशन और मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट्स। अब देखिए आपने बोला कि दे दिया उन्होंने, ठीक है मीना जी, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप किसी सैंक्शन के लिए अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैरा को रेफर करके लेंगे ना। इसमें से ABCDE जो IRSEM में दिया हुआ है, FGHI, आप बताइए कि किस क्लॉज से लिया गया होगा। मैं सर लेटर बताता हूँ सर, अभी वो लेटर के हिसाब से, अभी वो CRS के वहां से जो पावर विड्रॉ कर लिए हैं, जो पहले थे ना इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट के थे, क्लोजिंग ऑफ एलसी गेट के हैं, वो सब पीसी उसको दे दिया, पीसी को दे दिया। यस, ये इन्होंने अच्छा डिस्कशन किया। एक मिनट सर, मेरे यहाँ पे भी गेट क्लोज हुआ था, उसमें पीसी का लेटर ही था। यस, उसी पे आता हूँ। देखिए जो आप लेटर की बात कर रहे हैं वो ये लेटर है, कहाँ गया, मीना जी यही लेटर है ना, इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट सैंक्शन बाय PCST। हाँ, इसमें भी है सर, एक मैं वो गजेट वाला डालता हूँ ग्रुप में सर। हाँ, गैजेट नोटिफिकेशन भी आया था ये लास्ट टाइम में। एक मिनट, कहाँ गया गैजेट नोटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, गैजेटेड रूल्स, ये तो पूरा है। ग्रुप में रखा है सर मैंने। ओके, नहीं वो मेरे पास भी था, एक मिनट, ये आपके किसी ग्रुप से आया था। हाँ, तो इस क्लॉज से उसको अमेंड करना पड़ेगा, यानी कि IRSEM में अभी तो करेक्शंस तो आया नहीं है, यानी कि गैजेट से आ गया तो वो मान लिया जाता है। फिर देखिए ये जो लेटर इशू हुआ था 2018 में इशू हुआ था, लेकिन SCM बाद में आया, तो ये लेटर तो इनवैलिड हो गया था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि IRSEM विल फॉलो, लेकिन IRSEM में तो आया नहीं। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं ना कि गैजेट नोटिफिकेशन जो आया था, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। लास्ट टाइम भी था तो मैंने अपग्रेड किया क्यों नहीं, मुझे आई डोंट नो। एक 6/2022 का लेटर भी है रेलवे बोर्ड वाला, वो भी ग्रुप में रखा है सर मैंने। ओके,
यानी कि उस लेटर के बेस पे ही लेना पड़ेगा। हाँ सर, हमने 3-4 एलसी गेट के लिए हैं अभी इंटरलॉक। ओके ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ग्रुप में दे दिए ना, ठीक है। तो मैं इसमें भी अपग्रेड कर दूंगा इसको, ये जो आपने अभी बताया। यानी कि इसमें एक वो वाला रेफर करना पड़ेगा कि जो ये है वेयर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, तो इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट विद इन एन ऑलरेडी, ये वाला इंटरलॉकिंग और लेवल क्रॉसिंग गेट्स, कैश साइडिंग, स्लिप साइडिंग, इसमें लिखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट ओएसएल, है ना। हाँ यस सर। इसमें एक्सेप्ट ओएसएल इसमें चेंज कर देंगे। यानी कि ठीक है, मैं इस पैरा को उसके अकॉर्डिंग, जो 2022 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग ये वाला चेंज होगा और एक इसमें चेंज होगा, करेक्ट। ठीक है सर, एक क्लोजिंग वाले में भी चेंज होगा ना? हाँ, क्लोजिंग वाले में भी हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ एलसी गेट्स अभी भी उनके पास, अगर वो जो ये बता रहे हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है, वो गैजेट नोटिफिकेशन मेरे पास भी था, बट आई डोंट नो कहाँ सर ये हो गया। एक मिनट सर, आपका नंबर शेयर करना, मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, नंबर मैं शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्लोजिंग वाला भी पीसी के पास है। हाँ यस, एक मिनट मैं इसमें नंबर शेयर करता हूँ चैट्स में। एंड 0044908667। हाँ जी, तो ये इंक्लूडिंग जो है, ये जो टॉपिक है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्लोजिंग ऑफ ये जो टॉपिक है, क्लोजिंग ऑफ मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय इतना। तो दिस यानी कि इसको जो है क्लोजिंग ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग गेट्स, जो भी प्रोसीजर है वो तो रहेगा ही, बट इट विल बी स्ट्राइक्ड आउट, है ना। ठीक है, ये अब यहाँ से हट जाए और इसमें क्या होगा, इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स, WSL तो रहेगा ही। इस टॉपिक में अपग्रेडेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट इंक्लूडिंग इंटरलॉकिंग आउटसाइड द स्टेशन लिमिट्स, यानी कि ये सिर्फ रहेगा। इसको मैं सिंपली ऐसे कहूँ तो इसको कर देता हूँ WSL। ये कहीं वर्ड लिखा हुआ तो नहीं है, बट अपने समझने के लिए WSL, ठीक है। दैट विल बी द न्यू पार्ट, ये वाला।
ठीक है, तो उस लेटर को रेफर करके कुछ सम मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। IRSCM आ रहा होगा करेक्शंस। यानी कि यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिप्लेसमेंट मॉडिफिकेशन विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नलिंग आइदर इन द स्टेशन और एट द मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट्स। यानी कि पहले रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन था, नाउ इट विल बी एडेड एज ए इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट आल्सो। ठीक है। Replacement of block instrument by any other approved type of instruments or provision of block proving through axle counter, जो हम BPSC लगाते हैं या फिर किसी SE को मैं किसी डबल लाइन के UFSB ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कि कोई एक ऐसा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसके दूसरे से रिप्लेस करना। अगर सिंगल लाइन में मेरा कोई टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, अगर मुझे उसको रिप्लेस करना है UFSBI से, यानी कि UFSBI टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स RE फिट के लिए, तो मुझे PCST अप्रूवल से चल जाएगा। यानी कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर BPSC के लिए एक्सेल काउंटर यूज करें तो उसका यूज कर लेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी चेंज इन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक वर्किंग, ये भी वही चीज हो गया कि सेम टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है तो मुझे PCST का अप्रूवल से चल जाएगा। अगर ब्लॉक सेक्शन की लेंथ चेंज हो गया या ब्लॉक सेक्शन अल्टर हो गया, इंस्टेड ऑफ A, जैसे मैंने बताया था A से B और A से C हो गया, तो देन PCST अप्रूवल से नहीं चलेगा, बिकॉज हमने ब्लॉक वर्किंग ब्लॉक सेक्शन चेंज इन ब्लॉक हो गया, तो वी विल हैव टू अप्रोच द CRS। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मुझे प्रोवाइड करना है इन नॉन पैसेंजर लाइन और सेक्शन, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल रूटिली इंटरलॉकिंग इन नॉन पैसेंजर लाइन सेक्शन। एक्चुअली पहले एक लेटर आया था जिसमें ये था कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी PCST से हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए IRSCM में ये बोलता है कि इन नॉन पैसेंजर लाइन सेक्शन अगर मुझे लगाना है, तो अगर नए में लगाना है, न्यू मतलब कि पैसेंजर सेक्शन में लगाना है, तो एज पर रूल्स तो बोलता है कि CRS के पास ही जाना पड़ेगा। चेंजिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल वीडियो इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, चेंजिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल वीडियो कंट्रोल टर्मिनल वीडियो इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। हाँ, किसी भी पहले आपने देखा होगा ये टॉपिक क्यों ऐड किया गया। पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग था, कंट्रोल पैनल और वीडियो दोनों से चलते थे। कहीं कहीं पे तो ऐसा था कि कंट्रोल पैनल था और वीडियो था, तो फिर बाद में ड्यूअल वीडियो का फंडा आया। तो जहाँ पे अगर कंट्रोल पैनल है और उसको मुझे वीडियो में उसको चेंज करना है, तो मुझे PCST के अप्रूवल से चल जाए। तो जितने भी ग्रुप में है वो उसको करके इसमें जो भी चेंजेस हैं उसको मैं मॉडिफाई भी कर दूंगा इस 2 पैरा को। ये 2 सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो मैंने बताया ना, रेलवे रूल्स ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ये सारे चीज़ जो है जितने भी 9 है वो किसी न किसी रूल बुक से उठाए हैं। दैट इज जस्ट रिपीटेशन ओनली। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो मेन है वो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए इसके आगे मैंने सिर्फ उसी टॉपिक को टच किया है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे 9 के 9 चैप्टर्स को एक बार में गो थ्रू कर सकते हैं। SNT से रिलेटेड जो है वो आप देखिए कि सैंक्शन टू द ओपनिंग, ये चैप्टर नंबर 6 और रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, जो हमें सैंक्शन अकॉर्ड करते हैं, तो उनका काम क्या क्या होता है, जो फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो उसी से निकाला गया है जो आपका रेलवे रूल्स है 2000, उसी से इसमें से डिफरेंट पॉइंट्स को समराइज किया गया है। देखिए 2 ही काम है उनका, या तो सैंक्शन देना या इंक्वायरी कंडक्ट करना, या तो सैंक्शन देना या कंडक्ट एन इंक्वायरी। तो अब देखिए सैंक्शन कहाँ कहाँ देना है। अकॉर्ड सैंक्शन फॉर ऑल द वर्क्स इन्वॉल्विंग सेफ्टी ऑफ पब्लिक प्रेयर टू द कमिश्नर, यानी कि सारे वर्क्स
जिसमें सेफ्टी जो है ट्रैवलिंग पब्लिक का इंक्लूडेड है, उसका सैंक्शन देंगे। अभी देखिए सैंक्शन देने में सिर्फ एक लाइन ऐड किया, अकॉर्ड सैंक्शन फॉर ऑल द वर्क्स इन्वॉल्विंग द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक प्रायर टू द कमिश्निंग। उसके बाद है बाकी सब इंक्वायरी है। देखिए कंडक्ट इंक्वायरी इनटू ऑल एक्सीडेंट, जितने भी एक्सीडेंट्स कुछ होते हैं तो उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करना है। इफ द लॉस ऑफ लाइफ, इफ इट इज अ लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस इंजरी टू द ट्रैवलिंग पैसेंजर्स, अगर या तो किसी का सीरियस लॉस ऑफ लाइफ हो गया है तो उसके लिए कंडक्ट इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। एक और चीज में कंडक्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू सीरियस डैमेज लॉस टू द रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द 25 lakhs। अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें इवन द पब्लिक ट्रैवलिंग पैसेंजर्स का लॉस नहीं है या उसका इंजरीज नहीं है, फिर भी उनको कंडक्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। Conduct an inquiry if the total interruption to traffic for more than 24 hours. For more than 24 hours अगर ट्रैफिक इंटरप्शन होता है, that is also treated as a accident only, तो उसमें भी कर सकते हैं conduct an inquiry। देखिए conduct inquiry, conduct inquiry, conduct inquiry, conduct inquiry if the total interruption of to the traffic is more than 24 hours. Any accident CCRS feels एंड इंक्वायरी इज नेसेसरी। कोई भी एक्सीडेंट अगर उनके नॉलेज में आता है और वो चाहते हैं कि मुझे इंक्वायरी करना है, सो ही कैन गो फॉर दैट, मतलब इंक्वायरी के लिए जा सकते हैं। कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ओपन लाइन वर्क्स। आपने देखा होगा कि सीआरएस जो है किसी भी मतलब कि डिफरेंट ओपन लाइन वर्क्स को अपना इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। एडवाइज रेलवे इन द मैटर ऑफ सेफ्टी, और एक और काम है एडवाइस देना, यानी कि 3 काम हो गए, सैंक्शन देना, इंक्वायरी कंडक्ट करना और एडवाइस देना। और जो एक इंस्पेक्शन भी करते हैं, जो ये करते हैं ओपन लाइन वर्क्स। अब जो टॉपिक में था कि व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट हैज टू बी प्रोसेस्ड फॉर सीआरएस सैंक्शन। जो अभी जो सीआरएस सैंक्शंस हम इसे अप्लाई करना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द CRS sanctions। मैं डिफरेंट कुछ एक कंडीशंस लेके डिफरेंट वर्क्स का प्रोसीजर लेके इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जब मैंने शुरू में बताया था तो मैंने ये बोला था कि हमें जो है वो जो डिफरेंट रूल बुक्स हैं उसके बारे में बताया था कि रेलवे एक्ट है, रेलवे रूल्स है, यानी कि और GNSR है, IRSOD है, उन सब का ध्यान रख के ही कोई सैंक्शन, कोई भी वर्क प्रपोज करना है। अगर उसमें कुछ डेविएशन है तो मैंने बोला था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। तो जब मैं CRS सैंक्शन के लिए प्रोसेस करूँगा तो मुझे क्या क्या होना चाहिए कि भाई हमें ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि मेरा प्रपोज वर्क है क्या। उससे रिलेटेड अप्रूव्ड ड्राइंग्स ऑफ द प्रपोज वर्क, जितने भी अप्रूव्ड ड्राइंग्स होते हैं दैट शुड बी अप्रूव्ड एंड इट शुड बी अवेलेबल टू अस। जो क्योंकि वो CRS सैंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे, दे आर 2 टाइप्स ऑफ सैंक्शंस। जैसे हम माइनर सैंक्शन अप्लाई करते हैं और एक मेजर सैंक्शन अप्लाई करते हैं। माइनर सैंक्शंस वो उसको बोलते हैं कि जब मैंने माइनर सैंक्शन अप्लाई कर दिया तो ऑलरेडी जो हमारा इंस्टॉलेशन है उसमें हम प्रपोज वर्क को हम एग्जीक्यूट करने के लिए प्री परमिशन लेते हैं बिफोर कमिश्निंग, उसको अल्टर करने का, यार्ड को अल्टर करने का परमिशन लेते हैं। मेजर सैंक्शन जो होता है दैट एप्लीकेशन इज सेंड बाय द GM टू ओपन द सेक्शन। तो मेजर और माइनर में थोड़ा सा अंतर है। नॉर्मली माइनर एप्लीकेशंस जो हमारा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी कोई स्टेशन चल रहा है और मुझे उसमें बिना परमिशन के तो उसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते, तो हमें CRS सैंक्शंस के लिए हमको माइनर सैंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। और लेकिन रहता है CRS सैंक्शन ही, ऐसे ही होता है कि एप्लीकेशन फॉर CRS सैंक्शंस। आप देखेंगे जो रेलवे रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई अप्लाई फॉर द CRS सैंक्शन, तो माइनर सैंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। बाद में डिटेल में देखेंगे। मैं जो भी चीज़ अभी बता रहा हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ द माइनर सैंक्शंस। यानी कि लिस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट टू शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, यानी कि IRSOD में कोई है तो वो हमारे पास लिस्ट होना चाहिए।
लिस्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम GNSR SCM इफ एनी, अगर मेरा जो मैंने SIP जो वर्क प्रपोज किया है और उसमें जो कहीं पे डेविएशंस हैं फ्रॉम द GNSR SCM, तो वो हमें पॉइंट आउट करके रखना चाहिए और मुझे वो CRS एप्लीकेशन के साथ अटैच करना चाहिए। स्पेशल रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ है तो अप्रूव्ड SWR और SWRD, यानी कि स्टेशन वर्किंग रूल जो होता है, यानी कि कोई भी सेक्शन हम ओपन करते हैं या कोई भी स्टेशन पे कोई काम हम नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें स्टेशन वर्किंग रूल इशू करना होता है और उसका SWRD डायग्राम भी होता है। तो वो हमें ऑपरेटिंग के वर्किंग से रिलेटेड होता है कि ऑपरेटर जो होगा, जो स्टेशन पे काम करेगा, ही शुड बी अवेयर कि हाउ ही हैज़ टू वर्क, कैसे काम करना है। उसके लिए हमें उसको ये दो जो है, ये जो प्लान है SWRD और SWR से पता चलता है कि क्या उसमें ऐड हुआ है, अगर वो कुछ ऐड हुआ है तो उसकी वर्किंग कैसे रहेगा। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी। अब एक और चीज है, कॉपी ऑफ डिस्पेंसेशंस ऑब्टेन्ड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन और स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अब जब मैं कोई सैंक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई चीज, जैसे यहाँ पे है ना लिस्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम GNSR एंड SCM, यानी कि अगर GNSR से कोई डेविएशंस है तो उसका डिस्पेंसेशन, दैट मीन्स कि उसका मैंने एक्सेप्शनल यानी कुछ अलग से अप्रूवल लिया है कि नहीं, तो दैट वी हैव टू ऑब्टेन बिफोर प्रोसेस फॉर द CRS सैंक्शन। जैसे डिफरेंट है 3.47, 5.16, 3.401B और 3.13, और जो डिफरेंट है कि जैसे हमारे सिग्नल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे हमने राइट हैंड साइड में लगा दिया, तो उसके लिए मैंने CM का परमिशन ले लिया। कहीं पे मैंने कॉलिंग ऑन लगा दिया तो मैंने स्टार्टर के नीचे कॉलिंग ऑन लगा दिया, दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर एक्सेप्शनल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो हमें CRS का परमिशन लेना है कि भाई स्टार्टर के नीचे मैंने कॉलिंग ऑन कैसे लगा दिया, तो उसके लिए मुझे पहले CRS के पास अप्रोच करना है। स्कोप ऑफ वर्क टू बी एजुकेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन अ सेपरेट बेस। तो ये जो डिस्पेंसेशन है जो मैंने बताया, एक डिस्पेंसेशन का लिस्ट होगा तो मैं आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट कि जो डिफरेंट डिस्पेंसेशन है, ये डिस्पेंसेशन क्या है। अगर आप GNSR पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि अगर मुझे सिग्नल को लेफ्ट से राइट में लगाना है तो मुझे COM का परमिशन चाहिए, PCOM का परमिशन चाहिए। अगर मैंने किसी स्टार्टर के नीचे कॉलिंग ऑन लगा दिया है तो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू अप्रोच द CRS। तो वो सारे डिस्पेंसेशन पहले ऑब्टेन करना है। तो अभी आप देखिए इसमें तो बहुत सारे लिस्ट हो गए, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या होगा। तो कोई भी वर्क मुझे सैंक्शन लेना है तो उसका अप्रूव ड्राइंग तो होगा ही, और उसका डिस्क्रिप्शन प्रपोज वर्क पहले से पता है, अप्रूव ड्राइंग होगा तो अप्रूव ड्राइंग हो गया। अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट है किसी रूल से तो वो ऐड कर दिया, और डेविएशन है तो मुझे वो भी लिस्ट होना चाहिए। SWRD SWR ये हमारे पास होना चाहिए, और कॉपी ऑफ डिस्पेंसर मैंने वही बोला कि अगर डिस्पेंसर ऑब्टेन्ड है तो उसकी कॉपी। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट इज द डॉक्यूमेंट्स विच इज इशूड बाय द CRS। उनके पास टाइम टू टाइम अपना चेकलिस्ट इशू करते रहते हैं, वो हमें फुलफिल करके तब देना होता है। अब जैसे देखिए कोई स्टेशन है बीज, यानी कि ब्रॉड गेज का डबलिंग करना है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी लगाना है। तो जैसे अभी जस्ट पिछले स्लाइड में आपने देखा कि सारे अप्रूव्ड ड्राइंग्स होने चाहिए। तो एक तो डिस्क्रिप्टिव नोट, ये डिस्क्रिप्टिव नोट क्या बताएगा प्रपोज वर्क के बारे में। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, जो मैंने बताया था कि बाय ईच डिपार्टमेंट इट शुड बी हैविंग अ सेपरेट पेज। चेकलिस्ट वहीं से आया है, यानी कि SIP, ESP, सिलेक्शन टेबल, VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट लेआउट, SWR विद SWRD यानी कि डायग्राम, उसका नंबर क्या है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कर रहा हूं तो हमें ये TSA भी चाहिए, RDSO और PCST का। TSA up to 100 routes by PCST, TSA more than 100 routes by RDSO। ये डेटा करेक्ट है या कुछ गलत है इसमें? अमीना जी, सर एक लेटर ठीक है ये, लेकिन इसमें चेंजेज आया है सर एक।
हाँ मैं लेटर देख लेता हूँ सर फिर। यस मीना जी, वो लेटर है 2021 का। हाँ सर। ठीक है ना, बस उसमें एक क्लॉज है कि TSA अप टू 200 रूट्स राइट नाउ इट कैन बी गिवन बाय PCST। ठीक है, और मोर देन 200 रूट्स जो है वो RDSO देंगे, एक्सेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स यार्ड। TSA up to 200 routes by PCST except for the complex yard। अगर यार्ड कॉम्प्लेक्स है और भले 200 रूट से कम है ना, तो भी जो है RDSO के पास जा सकते हैं, सपोज सम कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। सो ये मैं लेटर भेज देता हूँ, आई थिंक ये लेटर तो था, मैं इनको भेज देता हूँ, ये इस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो आपका है ये रेड पोर्शन कर देता हूँ, सीधा करेक्शन। यानी कि अप टू 200 रूट्स मैं PCST के सैंक्शन के पास जा सकता हूँ, और मोर देन 200 रूट्स आई हैव टू अप्रोच द RDSO। तो यानी कि देखिए इसमें TSA भी आ गया, और जब इसमें एक EIG भी होता है, जैसे हम TSA के लिए जाते हैं उसी तरीके से हमें EIG के लिए जाना पड़ता है, जो हमें नहीं जाना पड़ता, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लेता है। जिस तरह से हम EI के लिए लेते हैं TSA टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल, उसी तरीके से वो EIG सर्टिफिकेट लेता है। डिस्पेंसन ऑप्टेंड क्या क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैंने कुछ ले रखा है, अगर अप्लीकेबल है यार्ड में तो 3.077, 3.13, 3.47, ये किसका पैरा है, ये ऑल दीज आर फ्रॉम द GNSR। अब जब परमानेंट क्लोजर ऑफ LC गेट्स है, यानी कि जो LC गेट्स को क्लोज करना है, तो उसके लिए तो हम CRS को अप्रोच कर सकते हैं, सॉरी PCST को अप्रोच कर सकते हैं, WSL को क्लोज करना है या उसको इंटरलॉक करना है। लेकिन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो वैसे ही देना पड़ेगा जैसे हम देते थे। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इस टॉपिक को, ये वाला। यानी कि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स माइनर सेक्शन में क्या क्या चाहिए, वो हमारे पास इन ब्रीफ ये है कि सारे अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स जो उस वर्क को कमीशन करने के लिए चाहिए वो हमारे पास अप्रूव्ड होने चाहिए। बट हम जब अटैच करते हैं तो बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हम भेज सकते हैं। इफ ही आस्क फॉर द अदर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स दैट वी कैन गिव। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे वो आपका बाकी डायग्राम भी चाहिए, इसमें वीडियो लेआउट तो है, आपका सिलेक्शन टेबल, जैसे अभी इसमें तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाया, अगर वो बोलते हैं नहीं इंटरफेस सर्किट भी चाहिए, सो वी विल हैव टू प्रोवाइड इफ आस्क। तो हमारे पास सारे अप्रूव्ड ड्राइंग्स होने चाहिए। और एक और चीज़ है कि कोई भी वर्क जो है, जो CRS सैंक्शन लेके जो हम कमीशन करते हैं, या इवन विद द अप्रूवल ऑफ PCST भी, तो हमारे पास बिफोर कमीशनिंग सारे अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द इनकम्पिटेंट अथॉरिटी हमें कोई भी सेक्शन को ओपन नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोग बार बार रिपीट पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो भी एप्लीकेशन हम
देते हैं, जिनका आवाज है वो म्यूट कर लेंगे। अब ये है कि प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग द सीआरएस सैंक्शन, जो हम सीआरएस सैंक्शन लेते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। तो सीआरएस एप्लीकेशन मुझे अगर अप्लाई करना है, सीआरएस एप्लीकेशन मुझे भेजना है टू सीआरएस फॉर माइनर सैंक्शन, तो ऑल डिस्पेंसन if any under the para GNSR under para GNSR should be opted। यानी कि अगर मुझे माइनर सैंक्शन से पहले भी स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया, जितने डिस्पेंसेशन है वो सारे डिस्पेंसेशन मुझे पहले ही ऑप्टेन करके रखना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर मेरा जो प्रपोज्ड वर्क है उसके प्लान देख के, अप्रूव्ड प्लान देख के पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डिस्पेंसेशन लेना है, तो उसका डिस्पेंसेशन पहले से ले लेना है। दूसरी बात, सीआरएस एप्लीकेशन जब मैं भेजूंगा तो इट शुड बी साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द रेलवेज रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब साइन होना चाहिए। आज के डेट में क्या है कि वो जो सीआरएस है वो ये बोलते हैं कि नॉट थ्रू द एजुकेटिंग एजेंसी, इट शुड बी, यानी पहले एजुकेटिंग एजेंसी जो डिप्टी होते थे, डिप्टी के बजाय वो बोलते हैं कि इट शुड बी साइन बाय द एजुकेटिंग हेड, यानी कि जो हमारे तो एचओडी होते हैं सीएसटी कंस्ट्रक्शन और सी कंस्ट्रक्शन, उनके साइन से जाना चाहिए, बाय काउंटर साइन बाय देम। Is sent to CRS of concerned circles in 3 copies with all the approved documents। यानी कि कितने कॉपी में हम भेजते हैं? 3 कॉपी में भेजते हैं सीआरएस को एप्लीकेशन, सीआरएस एप्लीकेशन 3 कॉपी में भेजते हैं। एप्लीकेशन को कब जमा करना चाहिए? शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द वर्क। अगर सपोज मुझे इस डे को कमीशन करना है तो D-30 यानी कि उससे 30 दिन पहले हमें एप्लीकेशन भेज देना। ये टॉपिक हो गया। सीआरएस सैंक्शन इज कन्वेड थ्रू ए नंबर बाय सीआरएस ऑफिस टू द एप्लीकेंट। सीआरएस सैंक्शन जब हमें देते हैं तो मैं आपको एक सीआरएस सैंक्शन का मैं कुछ डेमो दे दूंगा कि सीआरएस सैंक्शन कैसे आजकल देते हैं और या पहले भी कैसे दे देते हैं रेलवे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सैंक्शन इज अकॉर्डेड, यानी कि एंड इट इज कन्वेड थ्रू ए नंबर, तो वो हमें मिल जाएगा। दूसरा है कि जैसे सीआरएस के जो फंक्शंस थे उसमें हमने पढ़ा था कि उनका जो काम है प्रपोज्ड वर्क, फंक्शन ऑफ क्या है, तो प्रपोज्ड वर्क को जो भी हमारा डिफरेंट सैंक्शन जो अकॉर्ड करते हैं, तो वो अब उनके विश पे है कि जो भी सैंक्शन अकॉर्ड कर रहे हैं उसका उन्होंने इंस्पेक्शन करना है बिफोर कमीशनिंग और या नहीं करना। अगर उनको इंस्पेक्शंस करना है, वो जो सीआरएस सैंक्शन देते हैं उसमें ही नीचे लिख देते हैं कि आई विश टू इंस्पेक्ट द स्टेशन बिफोर कमीशनिंग, आई विश टू इंस्पेक्ट द वर्क बिफोर कमीशनिंग। आपको एक सैंक्शन अभी दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें नीचे एक लाइन लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। इन द वेरी बिगनिंग मुझे भी ये सब क्लियर नहीं था, जब मैं शुरू में, जब हमें ये पता नहीं था कि सीआरएस सैंक्शंस का फंक्शन क्या क्या है, वो कैसे इंस्पेक्शन करते हैं। तो सीआरएस अगर इंस्पेक्शन करने आते हैं तो ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके इंस्पेक्शंस को करवाना। दैट मीन्स कि व्हाट एवर द मैन पावर इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग पर्सन कौन कौन से चाहिए, कहाँ कहाँ पे मैन पावर डिप्लीकेशन है, वो हर एक जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको वहाँ तक इंस्पेक्शंस के प्लेस तक हाउ वी हैव टू अप्रोच, क्या शेड्यूल रहेगा, वो हमें ही अरेंज करना है, वो सारा चीज फैसिलिटेट करना है, सो दैट ही विल बी एबल टू इंस्पेक्ट आवर वर्क इन ए प्रॉपर वे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। तो हमारा वेल प्लान्ड मैनर होना चाहिए उनका इंस्पेक्शन कैरी आउट कराने के लिए। दैट मीन्स कि इफ वी सीआरएस प्रपोज टू इंस्पेक्ट बिफोर कमीशनिंग, अ डेट इज फिक्स्ड बाय सीआरएस एंड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट 14 days इन एडवांस ऑफ द कमीशनिंग ऑफ द वर्क। यानी कि अगर कोई स्टेशन को हमें इंस्पेक्शन करवाना है, तो मैंने फिर बता दिया कि जब कमीशनिंग है उससे 14 दिन पहले का एक डेट फिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं। जबकि अब ये तो रूल्स बुक में लिखा हुआ है, यानी कि रेलवे रूल्स में ही है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो हमारा प्रैक्टिस क्या हो गया है कि नो, जिस दिन कमीशनिंग है उसी दिन पहले 14 दिन एडवांस में आप हमसे नहीं करवाएंगे। इफ यू आर रेडी देन ओनली वी विल इंस्पेक्ट द वर्क। तो हमें तो जस्ट कमीशनिंग से एक दिन पहले का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इसके लिए कुछ रूल्स नहीं आया है।
कहीं पे यानी कि अभी तक तो यही है कि पहले 14 दिन पहले फिक्स कर लेंगे कि भाई हमें कब इंस्पेक्शंस कैरी आउट करवाने हैं। अब जो है आपका जो मेजर सैंक्शन की बात कहा था, जब हमारा सेक्शन यानी कि इंजीनियरिंग और एसएनटी दोनों को ही वर्क को ओपन करना है पब्लिक कैरेज के लिए, तो मेजर सैंक्शंस अप्लाई करते हैं। इसमें है क्या जूम हो सकता है ये, देखिए जो मेजर सैंक्शन देते हैं उसके लिए इन्होंने चेकलिस्ट इशू किया था। उस चेकलिस्ट को अगर आपने भर के दिया है तो मेजर सैंक्शन में ये चेकलिस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये किसी इसमें नहीं है, तो हमें इसको आप भर के देना पड़ता है जब हम मेजर अप्लाई करते थे। ये जो सुशील चंद्रा साहब थे उन्होंने अप्लाई किया, इशू किया था। लाइक जस्ट ये मेजर सैंक्शन के लिए एक चेकलिस्ट है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, देखिए है ना। अब मैं आपको कुछ जो सैंक्शंस मिले हुए हैं वो आपको बता देता हूँ, सो दैट यू विल बी हैविंग एन आइडिया। पूरा तो पढ़ लिए कि भाई सैंक्शन कब अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए अभी देखिए भाई, अगर मैं ये देखूं कि अभी कौन सा सैंक्शन है डेली, अभी एक घुरा घुमा का आया है 27/4 को सैंक्शन मिला है हमें, सैंक्शन डेट 27/4 का है। इसको देखते हैं कि सीआरएस सैंक्शंस ये देखिए हमने एप्लीकेशन दिया था, ये 27/4 को उन्होंने दिया, और जो सैंक्शन दिया इन्होंने देखिए नंबर में दिया, उसका नंबर क्या है ADI 01-23-24। ये सैंक्शन नंबर है। और इन्होंने देखिए आपको एक एक्चुअल एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, ये तो इन्होंने रीफॉर्म किया है। इसमें दिया है आई डू नॉट प्रपोज टू इंस्पेक्ट द वर्क prior to its opening for the carriage of passengers. When ready, it may be opened on a safety certificate, which should be submitted to me direct without any delay. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने इसमें लिख दिया है कि मैं इंस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो हमें सिर्फ कमीशन करना है और उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट भेज देना। आपको वो इंस्पेक्शन दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कैसे, जैसे डाला सुन रहा है। ये देखिए जब एप्लीकेशन हम भेजते हैं तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन भेजते हैं जो रेलवे रूल्स में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन टू द CRS। इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन जो वर्क है, चेंज इन एडिशन ब्लॉक स्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक सेक्शन एट सुरबारी। इसमें बीच का एक स्टेशन क्लोज हो रहा था, इसके लिए हमारा चेंज इन ब्लॉक स्टेशन हो रहा था। तो जब चेंज इन ब्लॉक स्टेशन हो रहा था तो हमें CRS के पास अप्रोच करना पड़ा। वर्क क्या है, चेंज इन एडिशन ब्लॉक स्टेशन, यानी कि हम ये सुरबारी का अप्लाई कर रहे हैं। तो सुरबारी के बाजू में जो भी स्टेशन था, ब्लॉक स्टेशन एट सुरबारी स्टेशन फ्रॉम मालिया टू सुरबारी एट सुरबारी स्टेशन। सुरबारी से मालिया था, उसको हमने मालिया बी था, उसको सुरबारी से मालिया मियाना कर दिया। टुवार्ड्स विरमगाम ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ मालिया बी ब्लॉक केबिन फॉर डबलिंग ऑफ सेक्शन मालिया ए टू मालिया बी in connection with doubling of Viramgam Samakheli section in Ahmedabad division
ऑफ वेस्टर्न रेलवे। ये हमारा एक वर्क था, क्या दीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क था। देखिए जो भी चीज मैंने बताया था ना कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड, वो कहाँ से आया था, वो भी किसी रूल बुक में ही लिखा हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशंस है जो रेलवे रूल्स में है, उसी में देखिए ये सारा जो हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज्ड वर्क्स, टेम्परेरी और ड्राइंग ऑफ द टेम्परेरी वर्क्स जो कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लिस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स, लिस्ट ऑफ डेविएशंस, रूल्स फॉर ट्रैफिक वर्किंग जो हम लोग बोलते हैं कि वो यातायात संचालन के नियम, जब कोई चेंज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन्होंने उतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। बट हेयर आर द लिस्ट ऑफ अटैचमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन हम प्रोसेस करते हैं फ्रंट एंड बैक, मतलब एक ही लेट में फ्रंट पे ये रहेगा और उसके बैक साइड में ये वाला पेज है, सेकेंड, अलग अलग पेज में नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पता नहीं चलेगा फिर कि वो सैंक्शन किसका दिया हुआ है। अब देखिए जो लास्ट में था लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स, क्या क्या इन्होंने दिया है, यानी कि सिर्फ छोटा सा काम था। सुरबारी में जो पहला जो बाजू का जो स्टेशन था वो था मालिया बी, और हमारा जो वर्क था उसको मालिया तक लेके आना था क्योंकि मालिया बी क्लोज हो रहा था। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव नोट दिया, चेकलिस्ट दिया, स्कोप ऑफ वर्क दिया, सीआरएस सैंक्शन ऑफ मालिया मियाना दिया क्योंकि वो उसका पहले से सैंक्शन मिल चुका था। दूसरा सिग्नलिंग प्लान ऑफ मालिया दिया, सिलेक्शन टेबल मालिया का दिया और ईएसपी दिया। सिलेक्शन टेबल यहाँ क्यों दिया? क्योंकि उसका एडवांस का कंट्रोलिंग स्टेशन चेंज हो गया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए। फिर इंजीनियरिंग प्लान दिया और अमेंडमेंट स्लिप टू एसडब्ल्यूआर एंड एसडब्ल्यूआरडी। किन्होंने साइन किया? आप देखिए मैंने बताया था ना कि एजुकेटिव एजेंसी के साइन होंगे। ये जितने भी एचओडीज हैं एजुकेटिव डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने साइन करके दिया। लास्ट में उन्होंने दिया जो सैंक्शन दिया, उसमें देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ADI 2022/23/431। ये क्या है? इट इज द सीआरएस सैंक्शन नंबर। और इसमें ही देखिए लिखा हुआ है दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आई डोंट प्रपोज और आई प्रपोज। इन्होंने लिखा है आई डू नॉट प्रपोज और इसको स्ट्राइक आउट कर दिया नीचे वाले को। इसका मतलब इनको इंस्पेक्शन नहीं करना। एक और स्टेशन का बता देता हूँ, सपोज थान का है। देखिए थान का वर्क क्या था? सैंक्शन फॉर अल्ट्रेशन इन EI ऑफ थान स्टेशन इन कनेक्शन विद डबलिंग वर्क। हमें EI में अल्ट्रेशन करना था विच वॉज हैविंग ए चेंज इन द ESP। तो इसके लिए हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने लिखा आई प्रपोज टू इंस्पेक्ट द सब्जेक्ट वर्क प्रेयर टू द कमीशनिंग ड्यूरिंग ओपनिंग inspection of doubling work of Surendnagar Rajkot section of Rajkot division। देखिए यहाँ लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बिकॉज CRS का जो पूरा वर्किंग है दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नॉट अंडर द रेलवे। ये देखिए इतना में तो अभी ये CRS का जो एप्लीकेशन है प्रोसेस है उतना ही कवर हो पाया। और जो डिफरेंस है कि भाई हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, सॉरी, जितने भी हमारे प्रपोज वर्क्स होते हैं, और आप ध्यान देंगे तो अभी मैं एक ड्राइंग बताता हूँ कि हमें जो कोई भी वर्क हमें प्रपोज करना होता है तो कैसे प्रपोज करते हैं।
बहुत स्टार्टिंग से नहीं जाते हैं, बट ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास फ्रॉम द ESP लेवल ही मैं कंटिन्यू करता हूँ कि सपोज हमारा एक ESP अप्रूव हो गया, उसके बाद हमें कैसे प्रोसेस करना है उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अप टू CRS। तो सपोज एक मैं स्टेशन खोल लेता हूँ कि मान लीजिए ये थान स्टेशन है। देखिए जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, अगर वो मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन है और उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए पिंक बुक में इंक्लूड होने के बाद आपका ESP अप्रूव हो गया। आफ्टर अप्रूवल ऑफ ESP, जैसे ही हमारा टारगेट असाइन होता है बोर्ड के द्वारा, तो एक ESP अप्रूव होता है कि मुझे काम क्या करना है। वंस ESP अप्रूव्ड, यानी कि ESP में इंजीनियरिंग स्केल प्लान, जैसे ये थान स्टेशन का है और ये प्रोजेक्ट क्या है, सुरेंद्रनगर राजकोट DG डबलिंग प्रोजेक्ट। अगर मेरा ESP अप्रूव हो गया तो मुझे इस ESP के बेस पे, जो बेस्ड ऑन टारगेट्स हैं, इसके बेस पे हम एक SIP बनाएंगे, यानी कि ESP के बाद एक SIP बनाएंगे। SIP सपोज यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ESP ये रहा, SIP कंबाइन ही होगा। मान लीजिए हमारा ESP ये एक SIP है जो हमें ESP के बेस पे प्रिपेयर करना है। ये देखिए, टू सूट द इंजीनियरिंग प्लान, जो भी प्रपोज वर्क का हमारा इंजीनियरिंग प्लान है उसके बेस पे हमें एक SIP बनाना है। वंस SIP इज प्रिपेयर्ड, SIP के बाद क्या करना है, उसके बाद उससे जो रिलेवेंट हमारा ST है, सिलेक्शन टेबल है, दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर। अब देखिए फेज 1 का ST दिखा देता हूँ कि हमें एक सिलेक्शन टेबल अप्रूव कराने हैं। सिलेक्शन टेबल अप्रूव हो गया तो उसके बाद जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, सिलेक्शन टेबल के बाद क्या होता है, एक इंटरफेस डायग्राम होते हैं जो हमें जैसे हमारा PIRI होता था तो हमें वायरिंग डायग्राम में ही इंक्लूड होता था इंटरफेस एज वेल एज अ लॉजिक, जो भी कहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, इसमें जो वायरिंग पार्ट होता है जो साइड पे होता है उसको इंटरफेस डायग्राम बोलते हैं, और जो मेरा लॉजिक होता है जिसमें कि इंटरलॉकिंग हम अचीव करते हैं, जो पहले रिले इंटरलॉकिंग से यूज करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरलॉकिंग लॉजिक सर्किट्स, या कह सकते हैं कि जो वायरिंग डायग्राम है उसी का लॉजिक सर्किट बोल सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट के लिए हम अलग से अप्रूवल देते हैं। इंटरफेस सर्किट जो साइड पे वायरिंग अल्ट्रेशन करना है उसके लिए इंटरफेस अप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अभी का तो पुराने स्टेशन का तो नहीं मिलेगा, अभी नए का देखता हूँ। जैसे कनकोट स्टेशन है, वो भी डबलिंग का ही प्रोजेक्ट है। अगर मुझे, जैसे मैंने बताया, ESP बन गया, SIP बन गया, TOC बन गया। TOC के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट अप्रूव करने हैं, इंटरफेस, जिसको IFC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IFC इंटरफेस सर्किट कह सकते हैं। उसके बाद एक लॉजिक सर्किट भी उसी के बेस पे बनता है, जो पहले हम रिले इंटरलॉकिंग से वायरिंग डायग्राम में इंक्लूड करते थे। एक खुल के नहीं रहा, ये देखिए, यानी कि जब मेरा ऐसा ESP बना, SIP बना, उसके बाद सिलेक्शन टेबल बना। सिलेक्शन टेबल हमने पहले क्लास में टॉपिक में डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए इंटरफेस सर्किट। इंटरफेस सर्किट में क्या रहता है, आप इसको देखेंगे तो ये इंटरफेस सर्किट से वो वायरिंग पार्ट जो साइड पे वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, वो सारे चीज इसमें इंक्लूडेड होता है कि सिग्नल कैसे चलेगा, पॉइंट कैसे ऑपरेट होंगे, पॉइंट की वायरिंग क्या है, कौन सा कार्ड में कौन सा बिट इंक्लूडेड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरफेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरफेस। कौन कौन से आउटपुट बिट बनाया मैंने, मतलब सिग्नल का कौन कौन सा कंट्रोलिंग रिले, फाइनल रिले हमने पिकअप किया, सो वो हमने इंटरफेस डायग्राम में कवर करना है और इसको भी अप्रूव करना है। दैट मीन्स कि इंटरफेस सर्किट भी चाहिए। सर इंटरफेस डिवीजन लेवल पे अप्रूव होता है कि हेडक्वार्टर लेवल पे? देखिए SCM तो बोलता है इट कैन बी अप्रूव्ड एट द डिवीजन लेवल, लेकिन ये
अपने कंस्ट्रक्शन में हम लोग हेडक्वार्टर लेवल पे अप्रूव करते हैं, क्योंकि अगर सोचने वाली बात है, आप ध्यान देना, ये इससे कोई हमें अभी तक कोई एग्री नहीं किया है। आई डोंट नो कैसे हो सकता है डिवीजन लेवल पे अप्रूव। अभी बताता हूँ कैसे। आप इसमें एक देखिए, ये जो बिट चार्ट एलोकेशन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो बिट चार्ट एलोकेशन है ये पूरे इंटरलॉकिंग को चेंज कर सकता है, करेक्ट। अगर ये डिवीजन लेवल पे अप्रूव हुआ तो डिवीजन ने बोला कि मैं 580 यहाँ कर दूं, आपने सीधा क्वेश्चन पूछा कि किधर होना चाहिए। एज पर एससीएम इट कैन बी अप्रूव एट द डिविजनल लेवल, लेकिन ये मना भी नहीं किया, इसलिए हम लोग हेडक्वार्टर लेवल में ही करते हैं। अगर मान लीजिए 580 पीआर के यहाँ के बजाय इसने यहाँ पे कर दिया, साइट वालों ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया, और अब ये कंडीशन हो जाएगा कि पहले लॉजिक अप्रूव होगा कि इंटरफेस अप्रूव होगा। अगर लॉजिक हमने तैयार कर दिया पहले ये मानते हुए कि यहाँ पे 580 पीआर होगा, यहाँ पे एलोकेट कर दिया, और उन्होंने साइट में वहाँ पे एलोकेट कर दिया, पूरा आउटपुट और इनपुट चेंज हो जाएगा। पूरा आउटपुट मतलब वो मिसबिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 580 किया था, वो सिस्टम कोई और ट्रैक को रीड करेगा। तो मेरे हिसाब से ये कहने वाली बात है कि इट कैन बी अप्रूव एट द डिविजनल लेवल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि वो डिवीजन लेवल पे अप्रूव होना चाहिए। वर्किंग में इसलिए दे दिया कि किसी ने सजेशन दे दिया तो उन्होंने चेंज कर दिया, जब कुछ प्रॉब्लम आएगा तो अगेन द अमेंडमेंट एंड सम करेक्शन स्लिप विल बी इशूड। तो एज पर रूल, एज ए रूल हम बात करें तो एससीएम के हिसाब से वो इट कैन बी अप्रूव एट द डिवीजन लेवल, लेकिन हम लोग हेडक्वार्टर लेवल पे ही अप्रूव करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक और इंटरफेस दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर इंटरफेस, अभी देखिए, अगर किसी ने लॉजिक अप्रूव कर दिया है और आप सिर्फ साइट पे इंटरफेस में, आप इंटरफेस सर्किट को भी चेंज मत करो, सिर्फ आप एलोकेशन चेंज कर दो बिट चार्ट का, आपका लॉजिक मिसबिहेव करने लग जाएगा। वो जहाँ पे 5T प्रूव होना चाहिए वहाँ पे 12T प्रूव हो जाएगा। तो इससे आपका हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं, चेकसम भी चेंज नहीं किया। मैंने कहा मेरा लॉजिक ओके, मैंने तो 580 पीआर प्रूव करके रखा, बट वहाँ पे रिले एलोकेशन चेंज हो गया। बोला वो तो डिवीजन ने कर दिया, डिवीजन ने अप्रूव कर दिया, वहाँ पे वायरिंग चेंज कर दिया। तो दोनों डॉक्यूमेंट सिंक होने चाहिए इन माय ओपिनियन। तो इसलिए आपका जो जवाब है वो है कि हाँ, डिवीजन लेवल पे अप्रूव होता है। दूसरा, तो ये हो गया इंटरफेस सर्किट, यानी कि हमें ESP, SIP, TOC इंटरफेस सर्किट। इसके बाद आता है लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट जो है, आप देखिए अलग अलग नाम से लोग इसको पहचानते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई बोलता है इंटरलॉकिंग लॉजिक सर्किट, कोई बोलता है एप्लीकेशन लॉजिक। कुल मिला के कुछ नहीं है, ये वाइड डायग्राम इन सॉफ्ट है, वाइड डायग्राम इन सॉफ्ट वर्जन। जो पहले RRI में होता था वाइड डायग्राम, यही आपका वाइड डायग्राम सॉफ्ट में। अगर आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो ये देखिए कि ये भी एक डॉक्यूमेंट है, जो ये क्या है, मैंने बोला कि इंटरलॉकिंग लॉजिक सर्किट या एप्लीकेशन लॉजिक का इक्विवेलेंट है। देखिए GNR का है, GNR का सर्किट बना हुआ है, GNR 12 GNR पिकअप करने में क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट में बनाया हुआ है। जबकि यहाँ पे जो है वो बुलियन में लिखा हुआ है, यानी कि हमें लॉजिक सर्किट हो गया। यानी अभी तक कितने डॉक्यूमेंट हो गए, ESP, SIP, ST, इंटरफेस, लॉजिक, 5 डॉक्यूमेंट तो हो गए। फिर एक वीडियो भी है। व्हाट इज वीडियो? वीडियो जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, उसका भी एक लेआउट अप्रूव करते हैं। ये देखिए, यानी कि ये है वीडियो। जैसे पहले कंट्रोल पैनल होता था, और आप ये कह सकते हैं पहले कंट्रोल पैनल होता था, और या हम IP-OP कहते थे। जब मेजर यार्ड होता था उसमें IP और OP होता था, और जो स्मॉलर यार्ड है उसमें कंट्रोल पैनल नाम देते थे, CP। कंट्रोल पैनल का मतलब होता था IP और OP उसमें इंक्लूडेड है। अब ये है वीडियो। वीडियो का मतलब क्या है कि ये एक आपका एक जस्ट लेयर ट्रैक लेआउट है, वीडियो लेआउट है, जो एक डायग्राम अप्रूव होना चाहिए ये पता करने के लिए कि भाई हमारा वीडियो लेआउट कैसा है, कैसा ऑपरेशन रहेगा, सिग्नल कौन कौन से कैसे है ना, और क्या क्या इंडिकेशंस देने हैं हमें। तो इस लेआउट से पता चल जाता है कि क्या क्या इंडिकेशन दिए हैं, और इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट लेआउट। इसको ही बंद कर देता हूँ, यानी कि छठा डॉक्यूमेंट हो गया।
अब इसके बाद जब जैसे वीडियो यानी कि ये जो आपके हुए जो डिज़ाइन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हुए ये हो गए। फील्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं कंपाइल नहीं कर पाया, पर पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया। फील्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्पस के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। विदाउट कोई भी वर्क के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स के बिना काम हो नहीं सकता। जैसे हमें कोई ट्रैक सर्किटिंग प्लान करना तो वो इसका नाम वही हो गया, ट्रैक सर्किट प्लान हो गया। अच्छा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, वो आप देखेंगे IRSCM जो है उसमें है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड रजिस्टर अटेस्टेशंस। तो अगर आप इसको देखेंगे लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स को, तो ये सारे जो लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स है, चेक लिस्ट ऑफ PCST एप्लीकेशन फॉर इतना, ये तो इसके लिए है यार। देखिए अभी तक जो है हमने लगभग ये सारे चीज़ों का डिस्कशन किया है। कहाँ गया यार, देखिए SIP, टेबल ऑफ कंट्रोल, इसके नाम डिफरेंट डिफरेंट है। टेबल ऑफ कंट्रोल बोलता है कोई, सिलेक्शन टेबल बोलता है वो, कोई RCC बोलता है, सारा एक ही चीज़ है। अप्रूव्ड रिले वायरिंग सर्किट्स विथ कॉन्टैक्ट एनालिसिस अपडेटेड, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द IFC, ठीक है ना, अप्रूव्ड रिले और EI वायरिंग। तो IFC कहिए, या अगर कोई स्टेशन पे पैनल इंटरलॉकिंग है तो उसका डॉक्यूमेंट्स। अप्रूव्ड EI लॉजिक सर्किट्स, जिसको हम एप्लीकेशन लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। अप्रूव्ड EI इंटरफेस सर्किट, ठीक है। रिले रैक्स लेआउट, यानी कि रैक खड़ा करना है तो उसका भी अप्रूव ड्राइंग होना चाहिए। केबल टर्मिनेशन डिटेल्स इन रिले रूम, CTR एक होता है, केबल टर्मिनेशन रैक होता है, CTR भी होता है, तो उसका भी डिटेल्स होना चाहिए रिले रूम में, जो लगा हुआ था साइड में। पावर सप्लाई जो हम यूज़ करते हैं रिले रूम में, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन रन करने के लिए, या फॉर एग्जांपल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए, या फिर IPS के लिए, सॉरी IPS हम कमीशन करते हैं, और IPS जिस के लिए करते हैं, तो पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो गया हुआ है, सपोज EI में कौन सा गया है, हाउ दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे वहाँ पे पहुँचाया वहाँ तक, तो कंप्लीट डिटेल होना चाहिए पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वायर्ड डायग्राम में। पावर इक्विपमेंट लेआउट, यानी कि जो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं उसका भी लेआउट रहना चाहिए। अब देखिए ट्रैक सर्किट बनाते हैं तो ट्रैक बॉन्डिंग प्लान होता है, ट्रैक सर्किट, इसका फील्ड मेरे पास नहीं अवेलेबिलिटी, बट यू कैन हैव फ्रॉम द फील्ड ऑफिशियल जो भी है उनसे। ट्रैक बॉन्डिंग डायग्राम, ट्रैक सर्किट प्लान भी होता है, ट्रैक सर्किट बॉन्डिंग प्लान भी होता है, और ट्रैक बॉन्डिंग डायग्राम। केबल जो हम ले करते हैं उसका भी एक केबल रूट प्लान होता है, CRP, यानी कि किसी अप्रूव ड्राइंग पे ही हमें केबल का लेइंग करना चाहिए। उसमें होता है केबल, अब उसके बाद जब केबल ले कर दिया तो कौन कौन सा केबल किसको एलोकेट किया, केबल कोड चार्ट भी होता है, तो उसको भी वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए। लोकेशन टर्मिनेशन पार्टिकुलर्स, जिस तरह से CTR डिटेल मैंने बताया उस तरह से लोकेशन डिटेल भी होता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ लोकेशन डिटेल। सिग्नल साइटिंग कमेटी रिपोर्ट क्या होता है? कोई भी कमीशनिंग करने से पहले, बिफोर कमीशनिंग एनी वर्क्स, हमें सिग्नल का विजिबिलिटी चेक करवाना होता है बाय द सिग्नल साइटिंग कमेटी, और इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए बिफोर कमीशनिंग, और ये स्टेशन पे रिकॉर्ड में होना चाहिए। SWR, SWRD,
सेफ्टी सर्टिफिकेट, अगर मैंने कोई वर्क कमीशन किया तो उसके बाद जो CRS सेक्शन बोलता है कि आफ्टर यू हैव टू इशू ए सेफ्टी सर्टिफिकेट, सो वो सेफ्टी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। EI चेकसम सर्टिफिकेट, ये क्या चीज़ है? ये है कि जब EI को जब जैसे आप पैनल इंटरलॉकिंग देखते थे या आप मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कुछ भी कहिए, तो वहाँ पे तो हमने स्टेशन कमीशन करने के लिए डायग्राम कर दिया, टेस्टिंग कर लिया, हो गया, और उसके बाद हमने बोल दिया कि ये अप्रूव ड्राइंग्स है और इसके हिसाब से वर्किंग हो गया, टेस्टिंग सर्टिफिकेट ये है और ये कमीशन हो गया। EI में क्या होता है? चेकसम सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि कोई सॉफ्ट में जब कोई डेटा को एरर चेक करना होता है या उसका एक सैंक्टिटी चेक करना होता है, तो एक चेकसम जनरेट किया जाता है, क्योंकि ये सारे चीज़ डील होते हैं थ्रू कंपाइलर। तो यानी कि जब हम कोई लॉजिक हमने बुलियन में लिख दिया, यानी कि जो लोग अवेयर नहीं है इसके लिए, मैं लेमन में बता रहा हूँ कि चेकसम सर्टिफिकेट जो है ये बताता है कि उस लॉजिक की फाइनल आइडेंटिटी क्या है। पहले अगर मैं वायरिंग डायग्राम पे जब हम स्टेशन कमीशन करते थे तो हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता था वो वायरिंग डायग्राम का नंबर होता था कि भाई इस वायरिंग डायग्राम से ये स्टेशन कमीशन है और ये वायरिंग डायग्राम ये रहा। तो EI के समय में क्या होता है कि कोई भी स्टेशन को जब मैंने बताया कि इंटरफेस अप्रूव हो गया, लॉजिक भी अप्रूव हो गया, तो लॉजिक लिखने के बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइलेशन के बाद एक चेकसम बताता है कि भाई इस कंपाइलेशन का जो आपने एक कंपाइल किया है EI में लॉजिक बुलियन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि मशीन में अपलोड करने के लिए लॉजिक को, यानी कि फाइनल लॉजिक, कंपाइल लॉजिक, उसका एक चेकसम देता है और उस चेकसम का एक सर्टिफिकेट इशू हमें करना चाहिए कि भाई ये चेकसम हमने लोड किया है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? चेकसम को करने की क्या जरूरत है, पता कैसे चलेगा? यानी कि जो अप्रूव हुआ वही मैंने लोड किया, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने से ही पता नहीं चलता कि वो लोड हो चुका है। ये EI सर्टिफिकेट हमें ये बताएगा कि ये जो चेकसम आया था साइट पे अप्रूव हो गया, दैट हैज बीन लोडेड आल्सो। तो ये है कि भाई ये चेकसम सर्टिफिकेट ये, और ये चेकसम सर्टिफिकेट कैसा है? वेस्टर्न रेलवे ने एक पॉलिसी इशू करके रखा है कि EI चेकसम सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए लोग कैसे इशू करते हैं बताता हूँ एक बार। ये चेकसम सर्टिफिकेट आपको एक बता देता हूँ। इसमें नहीं है। ये देखिए पॉलिसी सर्कुलर नंबर 173/2013 का है। इसमें क्या करना है, एक जैसे ही लॉजिक साइट पे पहुंचता है और उसको मैंने सिस्टम पे लोड कर दिया, उसके तुरंत बाद जो है लोड करते समय ही चेकसम सर्टिफिकेट ऐसा बना के कि ये जो है कि ये SIP नंबर है, ये डेट ऑफ कमीशनिंग है, इसके हिसाब से आप इसको लोड कर दें। इससे ये पता चल जाता है कि ये चेकसम लोड हो गया है एंड इट इज रनिंग एट दैट स्टेशन। इसी को चेकसम सर्टिफिकेट बोलते हैं और ये है EI कमीशनिंग सर्टिफिकेट। OEM जो है यानी कि हाँ जी बंद हुआ ना, 10:30 बजे शुरू हुआ प्रॉब्लम। ये ऑफिस ना डाला, इसलिए तो ग्रुप में डाल दिया ना। बोल दो ऐसे सिकंदराबाद में कर रहा है काम। अरे सुमित, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला आ रहा है डालने के लिए, दिखवा देना उसको ऊपर से लेके नीचे तक। एक रैक लगाएगा उधर, ये देखो ये रैक लगाएगा इधर। इधर आओ, एक बार म्यूट कर लेना ना आप, आवाज आ रही है। ठीक है, तो दिस वे द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये देखिए टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब स्टेशन पे होना चाहिए। मोर और लेस सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने कवर कर लिया। तो ये साइट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अवेलेबल होने चाहिए।
चूंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा था, उसमें सारा चीज़ 1.5 आवर या 2 आवर्स में कवर नहीं हो सकते, तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया वहीं पे कि भाई CRS कम से कम एक CRS का जो टॉपिक है वो कवर हो जाए, और आपके जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है, डिफरेंट लॉजिक्स हैं, सॉरी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। एक पार्ट रह गया है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होने से कमीशनिंग तक का, तो हमने क्या किया, जब प्रोजेक्ट सैंक्शन है यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल अप्रूव्ड ESP है, उसके बाद कमीशनिंग तक का हमने स्टेज कंप्लीट कवर किया है ना। और ये अच्छा किया इन्होंने, अभी हेमराज मीना ने वो जी इन्होंने किया था ना कवर, कि जो इंटरलॉकिंग ऑफ मिड लेवल क्रॉसिंग गेट्स है वो CST के परमिशन से हम कर सकते हैं एज पर द न्यू लेटर्स, ठीक है।